जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड ऑफ कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन। इससे पहले की दो क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपका कवर कर लिया है। तो क्लास फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्लास फर्स्ट और सेकंड आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड में ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर किया है। इसमें हमने अलजेब्रा को डिस्कस किया है, इसमें आपका सेट थ्योरी और सेट रिलेशन फंक्शन सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं। क्लास टू में हमने टिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, जिसमें टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के भी कुछ बेसिक फॉर्मूले बता दिए हैं मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ बता दी हैं, और टिग्नोमेट्री के बेसिक जो एज इट इज़ क्वेश्चन फंसते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में वो भी बता दिए हैं। तो ये क्लास थर्ड रहने वाली है, क्लास थर्ड रहने वाली है आपकी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2D 3D एंड वेक्टर को। कंप्लीट मैथ रिवीजन की क्लास थर्ड देख रहे हैं आप, और इसमें हम 2D 3D और वेक्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे 2D 3D और वेक्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, तो पॉइंट वाइज मैंने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेखा की ढाल। अगर रेखा की ढाल आपसे पूछी जाए तो आप इस तरीके के कोऑर्डिनेट से तो अच्छे से परिचित होंगे। इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, ये आपका वाई होता है और ये आपका वाई डैश यानी वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन थीटा एंगल बना रही है तो उसकी ढाल यानी एम बराबर क्या होती है, इसका टेंजेंट लेने पे हमें मिलती है, टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर थीटा एंगल बनाती है तो उसका टेंजेंट लेने पे हमें क्या मिल जाता है, ढाल मिल जाता है। वही होता है एम बराबर टेन थीटा के इक्वल। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ढाल परिभाषित नहीं होगी, आप सभी को अच्छे से पता है। टेन 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपके सामने लिखा है, यदि रेखा बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है तो प्रवणता या ढाल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने क्या लिखा हुआ है, m बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो उसका प्रतिबंध या उसकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई दो लाइंस हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल कब होंगी, जब उनके बीच का एंगल सेम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तभी तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। और अगर ये दोनों एंगल्स सेम है, थीटा वन और थीटा टू सेम है, तो क्या यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि टेन थीटा वन इज इक्वल्स टू टेन थीटा टू होगा, और टेन थीटा वन यहाँ पे सेम है, टेन थीटा वन टेन थीटा टू, तो इसी को हम प्रवणता यानी ढाल बोलते हैं। तो एम वन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम टू। इस तरीके से अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, डिटेल से सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनडीए 224 के लिए हम इसी तरीके से बेसिक से पूरा पढ़ाने वाले हैं। किस तरीके से, बेसिक से पूरा पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक से समझने में मिलेंगी। आपको हर चीज़ को पता होगा कि ये चीज़ कैसे आती है और क्यों होती है, ठीक है। चलिए, तो दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, m1 क्रॉस m2 बराबर -1, यानी दोनों की प्रवणताओं का मल्टीप्लाई कर दें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर यानी लंब हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट 3 यहाँ पे लिखा है दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण आपसे पूछा जाए तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेट से ये कोई लाइन है जो थीटा वन एंगल पे है और दूसरी लाइन ये थीटा टू एंगल पे है, क्या है, थीटा टू एंगल पे है। तो दोनों से हम m1 और m2 निकाल सकते हैं। बोलोगे यस, m1 m2 हम आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि इसको हम लिखेंगे tan थीटा वन और इसको लिखेंगे tan थीटा टू। इस तरीके से दोनों को निकालने के बाद अब हमें निकालना है इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके के फॉर्मूले को अप्लाई करके आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले से एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल्स टू 0 होता है और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 होता है। ये बात तो आपको बेसिक्स क्लियर होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप 9th में ही पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो उससे b दूरी पर स्थित है, तो ये क्या हो जाता है, y बराबर b। और इसी तरीके से अगर x अक्ष y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए जो a दूरी पर है, तो वो सिंपली हो जाता है x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। चलिए, किसी बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसको हम पॉइंट स्लो फॉर्म भी बोलते हैं या बिंदु ढाल रूप बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, ये बेसिकली y माइनस वाई वन, वाई कॉन्स्टेंट होता है, सॉरी y वेरिएबल होता है और y1 कॉन्स्टेंट होता है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि रेखा पर स्थित बिंदु xy की दिए गए बिंदु से दूरी x1 y1 हो तो r के बराबर होती है। तो क्या करते हैं, इस तरीके से इसको फॉर्म को लिखते हैं। अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं y माइनस वाई वन
अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको हमने इस तरीके से इक्वल लिख लिया है, और इस साइन थीटा को इधर भेजने से हमें क्या मिलता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में x माइनस x1। और यहाँ पे आप ये साइन अपॉन कॉस देख पा रहे हैं, ये सिंपली क्या है हमारे पास टेन थीटा है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा x माइनस x1। ठीक है, और ये जो टेन थीटा है ये आपका m ही तो होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, यानी प्रवणता ही तो है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ढाल रूप ही तो है, इसी को हमने ब्रेक करके लिखा हुआ है। तो r बराबर क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा और y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। अगर बिंदु, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अगर इसी तरीके से प्रवणता m डायरेक्ट ना देकर आपको दो बिंदु दे दिए जाएं, एक आपका x1 y1 दे दिया जाए और दूसरा x2 y2 दे दिया जाए, तो प्रवणता को हम कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो सारे फॉर्मूले हम इसमें डिस्कस करेंगे, किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। इसमें मैंने ढूंढ के फॉर्मूले सारे आपकी 10th 11th की बुक से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कई सारी बुक से ढूंढ के मैंने इसमें लिखे हुए हैं। ये बेसिकली टीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा भविष्य में चाहता है कि वो टीजीटी की तैयारी करेगा तो यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। रेखा की ढाल अंतःखंड रूप में कैसे लिखते हैं, तो y बराबर mx प्लस c होता है। अंतःखंड रूप क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से, ये जो है x अक्ष पे कटा अंतःखंड होता है और ये वाला y अक्ष पे कटा अंतःखंड होता है। ए बी से डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस c हो जाता है। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx। अगर कोई लाइन यहाँ से, ठीक है, ओरिजिन से पास होती हो तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, बेसिकली y बराबर mx लिखते हैं। रेखा का समीकरण जब x अक्ष से कटे अंतःखंड दिए हों, x अक्ष से कटे अंतःखंड जैसे, या अक्षों से कटे अंतःखंड दिए हों, जैसे ये a दिया है और ये b दिया है, तब इक्वेशन क्या हो जाता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब तथा उस लंब द्वारा x अक्ष के साथ बने हुए कोण के रूप में सरल रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं या लंब रूप भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p होता है। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, तो जर्नल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस b बाई और प्लस कैपिटल C इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये जनरल इक्वेशन है, हालांकि इसकी यूज कहीं नहीं होता है, यूज आपके ये जो ऊपर फॉर्मूले दिए गए हैं इन सब का ही होता है। तो इन सबको आप एक बार अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर नोट डाउन कर, आपने अभी तक पढ़ा है तो नोट डाउन तो किए ही होंगे, फॉर्मूले तो लिखे ही होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बिंदु x1 y1 से ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। अब एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन ये है, इस पे अगर हम मूल बिंदु से, कहाँ से डालेंगे, या किसी बिंदु से डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बिंदु है, यहाँ से एक लंब डालते हैं इस पे, तो इस बिंदु से अगर डाले गए लंब की लंबाई हमें फाइंड करनी हो, ये डी फाइंड करनी हो, तो इसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी बराबर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से और सी की वैल्यू यहाँ से आप ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0 समांतर हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हैं कि ए का कॉफिशिएंट और बी का कॉफिशिएंट अगर सेम हो जाए तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर अर्थात पैरेलल होती हैं। यहाँ पे आप ए का x के साथ कॉफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ भी x के साथ कॉफिशिएंट a है, यहाँ पे y के साथ कॉफिशिएंट b है, यहाँ भी y के साथ कॉफिशिएंट c है। बट यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे डिफर है। अगर कांस्टेंट टर्म भी सेम हो जाता है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, c1 और c2 अलग अलग है तो कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, और रेखाएं कैसी हैं, समांतर या फिर पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, कोई एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस d को कैसे फाइंड करते हैं, तो d का बेसिकली फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, या सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं कि c1 डिफरेंस c2, c1 डिफरेंस c2, इसका मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d बराबर c1 डिफरेंस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोनिक सेक्शन में, अच्छा ये हमारे लाइन जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो पूरे हो गए हैं। 10 मिनट्स में हमने सारे फॉर्मूलेस को कवर कर लिया है। अब हम आ गए हैं कोनिक सेक्शन के पार्ट में। कोनिक सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपके पढ़ने लायक हैं और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूले हम कुछ पढ़ेंगे। सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। उस वृत्त का बिंदुपथ है, वृत्त क्या होता है बेसिकली, वृत्त इस तरीके से एक गोला बनाते हैं जिसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, ये कोई बिंदु है, इसका बिंदुपथ है जिसकी सभी दिशाओं में दूरी क्या होती है, समान होती है या नियत होती है। ठीक है, नियत होती है, बराबर होती है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वृत्त का समीकरण, जब केंद्र, वृत्त का समीकरण निकालना हो, जब उसका केंद्र दिया है, केंद्र क्या दिया है तुम्हें, h, k दिया है, h, k दे रखा है सेंटर, और इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी दे रखी है, a दे रखी है। अगर इस तरीके से वैल्यूज दे रखी हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि अगर एक वृत्त का समीकरण वैल्यू दे देगा आपको और पूछेगा कि वृत्त का समीकरण कौन सा है, तो आपको डिफाइन करना है। या फिर अगर आप वैल्यू ना भी रखना चाहें तो इक्वेशन में रख के अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु यानी 0,0 हो तब क्या करेंगे। अब क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर के हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला किसका है, सर्कल का है। वृत्त का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम जर्नल या व्यापक समीकरण बोलते हैं, जिसमें त्रिज्या कैसे डिफाइन होती है, त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर करके, और इसका केंद्र क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से हम इसका केंद्र डिफाइन करते हैं, यानी इसके केंद्र को डिफाइन करते हैं। चलिए, उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हों, इस तरीके से कोई वृत्त दिया है, इसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 कर देते हैं और प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 कर देते हैं और इक्वल्स टू किसके लिखते हैं, 0 के लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें जो इक्वेशन मिलता है वो किसका मिलता है, एक वृत्त का इक्वेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे आगे दिखा रहा है तुम्हें एक डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या है बेसिकली, ये जो पॉइंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अंतःखंड। क्या बोलते हैं, अंतःखंड। वृत्त के अंदर कटे हुई चीजें हैं, इनको हम अंतःखंड बोलते हैं। तो वृत्त के अक्षों पर कटे अंतःखंड किस तरीके से डिफाइन होते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं या फॉर्मूले दिए गए हैं। तो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होता है, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए बी, यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी से डिफाइन है एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होता है, सी डी, ये देख पा रहे हैं यहाँ से सी से लेके डी तक। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड इतने ही फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका हो जाता है अंतःखंड से, और ये जो आपका जनरल इक्वेशन है और ये जो व्यापक इक्वेशन है, ये इनसे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पैराबोला यानी परवलय। परवलय क्या होता है बेसिकली, परवलय उस वृत्त का बिंदुपथ है, उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव बराबर रहती है। यानी ये बिंदु P कोई दे रखा है, इसकी यहाँ S से दूरी और इसकी M से दूरी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये और ये लाइन हमेशा कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसमें रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नाभि या फोकस हम क्या बोलते हैं। फोकस बेसिकली क्या होता है, ये जो पॉइंट है फोकस, ये जो S पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम फोकस बोलते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता, ये सारी चीज़ें बेसिक में हम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक क्लासेस में उसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी सिर्फ आपको रिवीजन कराना है, तो रिवीजन में इतना तो आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है ई, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यानी पी एस इज इक्वल्स टू हमेशा किसके आएगा, पी एम के। अब ये पी एस और पी एम क्या होता है, बोलोगे यहाँ से पी से लेके एस तक की दूरी और P से लेके M तक की दूरी हमेशा क्या आती है, बराबर आती है। बिंदु, स्थिर बिंदु S को परवलय की नाभि कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं बोलूँ एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु कोई स्थिर बिंदु है S से P की दूरी, और ये जो दे रखी है यहाँ पे नियता की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। PS बराबर PM से डिफाइन करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, जर्नल इक्वेशन क्या होता है इसका, परवलय का पैराबोला का जर्नल इक्वेशन क्या होता है, mx माइनस एल वाई का होल स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये जर्नल इक्वेशन है। आगे इसके हम और भी इक्वेशंस देखने वाले हैं। 4 तरीके के इनके पैराबोला बनते हैं, 4 तरीके के इक्वेशन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा आते हैं आगे। नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक अगर पूछा जाए तो हमेशा अगर जनरल फॉर्मूले में है तो क्या बोले जाएंगे, a, 2a और a, -2a बोले जाएंगे। नाभिलंब की लंबाई हमेशा कितनी होती है, 4a। 4a क्यों होती है, क्योंकि 2a राइट साइड में और 2a लेफ्ट साइड में। यहाँ से लेके यहाँ तक देख पा रहे हैं कि 2a यहाँ से यहाँ तक और 2a नीचे की तरफ भी होती है। तो कुल मिला के कितनी हो जाती है, 4a। परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, तो पैराबोला अगर राइट साइड में बनता है, राइट साइड पैराबोला बनता है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनता है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y² इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक, अगर ये जो है x की नेगेटिव डायरेक्शन में बन जाए इस तरीके से, तब इसका इक्वेशन क्या होता है, y² इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ बना है एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या होता है, x² इज इक्वल्स टू 4ay। और अगर पैराबोला y की नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है तो इक्वेशन क्या होता है, x² इज इक्वल्स टू -4ay। ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से रट लेना, चार्ट को चार्ट लेना एक तरीके से, ठीक है। चार्टना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। परवलय फॉर एग्जांपल 4 तरीके के परवलय दे रखे हैं और चारों तरीके के परवलय की सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी इस चार्ट में। क्या सबसे पहले क्या दे रखा है, अगर परवलय का इक्वेशन ये है तो इसकी अक्ष क्या होगी, एक्स एक्सिस, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख लीजिए और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस लिख लीजिए, ठीक। तो अगर ठीक है, अगर परवलय का इक्वेशन ये दे रखा है तो किस अक्ष पे बनेगा, एक्स अक्ष पे बनेगा। एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा और उसकी नाभि क्या होगी, a,0 होगी। नियता x बराबर -a होगी और उसके शीर्ष क्या होंगे, 0,0। शीर्ष हर एक स्थिति में, अगर इस तरीके के फॉर्मूले दे रखे हैं तो शीर्ष हर एक स्थिति में क्या होंगे, उसके 0,0 ही होंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है, जब माइनस डायरेक्शन में बनता है यानी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में बनता है, तब नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, -a,0 और नियता x बराबर a हो जाती है और शीर्ष के निर्देशांक आपको बताया 0 ही रहने वाले हैं, 0,0। x² बराबर 4a यानी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जब बनता है, y की धन दिशा में बनता है, तब नाभि के निर्देशांक 0,a हो जाते हैं और नियता y बराबर -a हो जाती है। शीर्ष तब भी क्या रहेंगे, 0,0 ही रहेंगे। और चौथी जो कंडीशन बनती है, जब आपका परवलय y की नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है, y की ऋण दिशा में बनता है, उस स्थिति में आपके नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,-a हो जाएंगे और नियता का समीकरण x y बराबर a होता है और शीर्ष फिर भी आपके कितने रहेंगे, 0,0 ही रहेंगे। अब परवलय का प्राचलिक समीकरण, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, तो प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं, x बराबर at² और y बराबर 2at होते हैं। इनको एज इट इज रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्राचलिक समीकरण क्या है, तो x बराबर at²। ये t क्या है, t जहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, t क्या है, कोई पैरामीटर है। प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं, ये x के कोऑर्डिनेट हैं तो इसको x के फॉर्म में लिख दिए at² और कामा ये y की वैल्यू है तो इसको 2at ऐसे लिख दीजिए और इसको जब आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्राचलिक निर्देशांक बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी चीजें खत्म होती हैं पैराबोला के बारे में। आगे आता है दीर्घवृत्त, या जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्स या दीर्घवृत्त। इस तरीके की डायग्राम होता है इलिप्स का। तो दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दूरियों का एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से अनुपात अचर एवं 1 से कम होता है, यानी PS/PM की वैल्यू क्या होती है, जो होती है आपकी <1 होती है, <1 होती है हमेशा। चलिए, तो आई होप इतना तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नाभि, नियता और ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसका उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, इसेंट्रिसिटी कई बार पूछी जाती है, तो जो E की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। इसेंट्रिसिटी हमेशा कितनी होगी, 1 से कम होगी। तो E डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है √b² अपॉन a², √1 - b² अपॉन a²। ये क्या है, उत्केंद्रता है किसकी, दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है, E बराबर √1 - b² अपॉन a²। तो बेसिकली यहाँ से ये डिराइव होता है सारी चीजें। तो आपको सिर्फ उत्केंद्रता याद रखनी है, क्या होती है, E बराबर √1 - b² अपॉन a²। 4 बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनेगा एनडीए के एग्जामिनेशन में आपको।
ठीक है, चलिए अब दीर्घवृत्त दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका इस तरीके का दीर्घवृत्त जो एक्स एक्सिस पे फैला हुआ होता है, और एक दीर्घवृत्त ऐसा होता है जो वाई एक्सिस पे फैला होता है। तो ये दो तरीके के बन सकते हैं। जब यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये कंडीशन है, और जब बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो दूसरी वाली कंडीशन है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। दीर्घ अक्ष क्या होता है, ए डैश, मैंने बताया आपको इस तरीके से बनेगा। अगर कोई पैराबोला तो दीर्घ अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष हो जाएगी, और इसमें दीर्घ अक्ष कौन सी हो जाएगी आपके पास, वाई अक्ष हो जाएगी। यही तो है। चलिए, तो लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आपको पता है। सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं। केंद्र क्या होगा इसका, 0,0 होगा। जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु पे होगा, 0,0 पे होगा। दोनों ही कंडीशन में लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आपको पता है क्या होंगी, डिफाइन कर पाएंगे आप आसानी से। लघु मतलब जो कम वाली वैल्यू हो वो कम वाली है, और ज्यादा वाली वैल्यू को हम दीर्घ बोलते हैं। ठीक इस तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे। शीर्ष क्या होंगे इसके, जब एक्स अक्ष पे बनेगा तब शीर्ष क्या होंगे, a,0 और a डैश बराबर, क्योंकि दो शीर्ष होते हैं इसमें, एक इधर होगा और एक इधर, एक यहाँ पे होगा, एक शीर्ष यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से दो शीर्ष बनेंगे तो दोनों शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, एक होगा a,0 और एक होगा -a,0। ठीक, उत्केंद्रता और इसमें संबंध क्या होगा, b² इज इक्वल टू a² √1 - e²। या इसी को हमने डायरेक्ट अभी फॉर्मूले के फॉर्म में आपको क्या लिखाया है, सारी वैल्यूज को सॉल्व करके हमने आपको क्या लिखाया था, e बराबर √1 - b² a² लिखाया था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है दोनों ही कंडीशन के लिए, तो आप यहां से इसको डिफाइन कर पाएंगे। नाभियां क्या होती हैं, ae,0 और -ae,0। नियताएं क्या होती हैं, x बराबर a/e और x बराबर -a/e। नाभि लंब की लंबाई क्या होती है, 2b² a, और नाभि की त्रिज्याएं क्या होती हैं, a में से जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ex को तो आपसे त्रिज्याएं मिल जाती हैं। ठीक इस तरीके से, और इसी तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इनसे ही कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और आई होप, मुझे इतना उम्मीद है कि शायद अगर आपने कहीं कोचिंग भी करी होगी तो किसी भी टीचर ने इनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया होगा। बट आई प्रॉमिस, अगर आप हमसे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में तो इतना डिटेल से मैं आपकी सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें डिराइव कहाँ से होती हैं, क्यों होती हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, जिससे आपके कोई डाउट बचेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। व्यापक समीकरण हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मानक समीकरण याद कर लीजिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e² lx प्लस my प्लस n अपॉन l² प्लस m² का होल स्क्वायर। इन सबके चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट मानक समीकरण याद करो। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या होता है मानक समीकरण दीर्घवृत्त का, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए, दीर्घवृत्त का प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण क्या होता है, a cos phi प्लस b sin phi होता है, जहां phi क्या है, प्राचल्य पैरामीटर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अतिपरवलय पे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पढ़ लिया है, सर्कल पढ़ लिया है, इलिप्स पढ़ लिया है, और पैराबोला पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम हाइपरबोला में पढ़ने वाले हैं। हाइपरबोला के बाद हम 3D को पढ़ेंगे, और 3D के बाद वेक्टर के कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अतिपरवलय पढ़ने से पहले, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट दिखाया है, और इसी सपोर्ट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बोल सकता हूँ, उत्साहित रहता हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे कल काम था इसलिए, वरना आपको कल ही ये क्लास मिलनी थी, बट डिले हो गया है थोड़ा। आप सभी को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ मैं भी। तो एक तरीके से मेरा पैशन है पढ़ाना, और ख़ास करके डिफेंस के बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मैंने भी एक समय था जब मैंने तैयारी करी थी डिफेंस में जाने के लिए, बट कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से मैं डिफेंस को क्लियर नहीं कर पाया। बट मैं सोचता हूँ कि मैं अगर नहीं पहुँच पाया हूँ तो मैं अपने जैसे कुछ बच्चों को हेल्प कर पाऊँ जो इस जॉब को ले पाएँ। ठीक है, चलिए, तो ऑलमोस्ट आधा वीडियो कवर हो चुका है 24 मिनट में। अतिपरवलय, अतिपरवलय क्या होता है, इस तरीके से एक जो आकृति होती है और दोनों साइड, एक्सिस के दोनों साइड जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अतिपरवलय। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आई होप आप सभी को क्लियर होंगी। एक बार अगर मैं आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इस सबको पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो सीधे काम की बात करूंगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। सबसे पहले काम की बात क्या है, x² माइनस y² इज इक्वल टू a² होता है। ठीक, जब रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला का मतलब क्या है कि ऐसा अतिपरवलय जिसके दोनों अक्षों की लंबाइयां बराबर हों, यानी a इज इक्वल टू b हो, तब क्या फॉर्मूला बनता है, x² माइनस y² इज इक्वल टू a² बनता है। और अतिपरवलय का फॉर्मूला क्या होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1।
आपका जो अपने इलिप्स पढ़ा है, ठीक है, इलिप्स में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्लस होता है और अति परवलय में क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। चलिए, उत्केंद्रता यानी ई क्या होती है इसकी, हमने अभी इससे पहले इलिप्स की उत्केंद्रता क्या पढ़ी थी, इलिप्स की उत्केंद्रता ई बराबर क्या होती थी, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती थी। अब क्योंकि इसमें माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, तो इसकी उत्केंद्रता ई बराबर क्या हो जाएगी, सिंपली ई बराबर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 को पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये इस फॉर्म में लिखोगे तब भी सही है और इस फॉर्म में लिखोगे तब भी सही है। तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। जितनी बार मैं बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतिपरवलय का मानक समीकरण अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। नाभिलंब की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2l होती है, और जिसको हम डिफाइन करते हैं 2b स्क्वायर अपॉन ए से डिफाइन करते हैं। नाभियाँ क्या होती हैं, ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो। नियताएं, दो नियताएं होती हैं इसकी, तो क्या होती है, एक होती है एक्स बराबर ए अपॉन ई और दूसरी होती है एक्स बराबर माइनस ए अपॉन ई। प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं, एक्स बराबर ए सेक फाई और बाई बराबर बी टेन फाई। अगर प्राचलिक निर्देशांक बोले जाएं तो क्या लिखेंगे आप, ए सेक फाई कॉमा बी टेन फाई, ये प्राचलिक बिंदु हैं, ठीक है, जहां पे फाई क्या है आप सभी को पता है, प्राचल है। चलिए, अब हम एंटर कर चुके हैं 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आप सभी बोलेंगे सर 3D में कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 8 कोऑर्डिनेट्स होंगे। कितने कोऑर्डिनेट, 8 कोऑर्डिनेट। अब 8 कोऑर्डिनेट में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, प्लस प्लस प्लस, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होती हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पहली वैल्यू माइनस यानी एक्स की वैल्यू माइनस, रिमेनिंग सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें आपकी y की वैल्यू नेगेटिव होती है और फर्स्ट और थर्ड क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इस तरीके से इस चार्ट को याद कर लीजिए। हालांकि इसको सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे, सबसे पहले x एक बार नेगेटिव हुआ है, फिर y एक बार नेगेटिव हुआ है, फिर z एक बार नेगेटिव हुआ है। अब की बार दो दो वैल्यूज नेगेटिव जाएंगी, इसका मतलब x और y और z, यहाँ पे x और y, x और z और y और z, ठीक इस तरीके से नेगेटिव हुई हैं, और एक बार तीनों ही नेगेटिव हुई हैं। तो इस क्रम में आपको इन चीज़ों को याद कर पाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक अगर बोले आपको एक्स अक्ष पर स्थित है, तो क्योंकि एक्स अक्ष पे स्थित है इसका मतलब है कि बाकी सभी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। तो एक्स को छोड़ के बाकी वैल्यूज को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। वाई अक्ष पे, अगर वाई अक्ष पे है तो वाई रहेगा, बाकी दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और इसी तरीके से जेड अक्ष पे होगा तो जेड बचेगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई प्लेन है तो एक्स और वाई की वैल्यू रहेंगी और जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वाई जेड में बोला जाए तो वाई जेड की वैल्यू रहेगी और एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस जब भी बोला जाए, जिस भी प्लेन में बोला जाए या जिस भी एक्स पे बोला जाए, उसकी वैल्यू को छोड़ के रिमेनिंग सभी वैल्यूज को हमें क्या कर देना होता है, जीरो कर देना होता है। तो दो बिंदु दे रखे हैं आपको, ए बराबर x1 y1 z1 और c बराबर x2 y2 z2। तो इनके बीच की दूरी को कैसे डिफाइन करेंगे, x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर। जैसे आपके पास 2D में होता था, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे z कोऑर्डिनेट और बढ़ गया है तो z को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली होता है। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी हो तो बाकी वैल्यूज ये वाली जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचेगा x1 y1 z1, या सिर्फ a b c लिखा जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। इनर सेक्शन फॉर्मूला या अंतः विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, जैसे हम 2D में पढ़ते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से एक और कोऑर्डिनेट बढ़ा देंगे m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेसिकली सिर्फ m1 z के कोऑर्डिनेट्स और बढ़ गए हैं और बाकी बेसिक फॉर्मूला आपका वही पहले वाला रहने वाला है। और इसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन या बाह्य विभाजन की बात करें एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला की, तो वो भी आपका सेम रहता है, सिर्फ पॉजिटिव की जगह आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने हो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक भी 2D के जैसे ही हैं। 2D में क्या होता था, x1 x2 और y1 y2 होता था। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और बढ़ा देंगे z1 और z2 को, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 3D थोड़ा बहुत बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा और जिनका एप्लीकेशन है वो आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3D में एंटर करते हैं जिसमें वेक्टर भी इंक्लूड रहेगा। तो वेक्टर में सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ पे, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं।
ओ कोई स्वेच्छ बिंदु है, इस तरीके से आपको डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम तो सिर्फ बेसिक फॉर्मुलेस पे और कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बेसिक चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको ही देखेंगे। मॉड्यूलस या मापांक क्या होता है? वह धन संख्या जो किसी सदिश की परिणाम की माप को प्रकट करती है उस सदिश का मापांक कहलाती है। यानी अगर डायरेक्शन को हटा देंगे तो वो क्या बचेगी? सिर्फ वैल्यू बचेगी, उसी को हम मॉड्यूलस या मापांक बोलते हैं। सदिशों के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले तो एकक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर किसी वैल्यू को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? यूनिट वेक्टर मिल जाता है। एकक सदिश को ए कैप, बी कैप और सी कैप से डिनोट करते हैं। एक कैप इस तरीके से, ठीक है। तो जिसका मापांक कितना हो? एक हो। जिसका मापांक एक हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब मापांक एक करने के लिए हमें क्या करना होगा? मापांक से उसके डिवाइड कर दो। तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, सी वेक्टर अपॉन मॉड बी, ये एक तरीके से आपके वैल्यूज होती हैं, जहां पे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 और मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? जिसके मापांक शून्य हो, जिसका मापांक कितना हो? शून्य हो। अब जरूरी नहीं है कि मापांक शून्य हो तो वेक्टर भी शून्य हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये क्या इसका मापांक शून्य हो सकता है? बोलोगे नहीं हो सकता। तो इसका मापांक निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करके इसका मापांक या मॉड्यूलस निकाल देंगे। तो 4 प्लस 9 और प्लस 25 करने से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? इसकी मापांक आएगी। तो बेसिकली आपका मापांक कितना हो जाएगा? 29 को ऐड करेंगे तो 38 रूट का कितना है? ये आपका मापांक हो जाएगा। अब समान सदिश, यदि सदिशों के परिमाण बराबर हों तो वे समांतर हों या संपाती हों परंतु एक ही दिशा में हो तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। या समांतर हों, ठीक है, क्या बोला है? यदि सदिशों के परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड समान है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वे समांतर हो या संपाती हो। समांतर मतलब ऐसे हो या एक ही लाइन के ऊपर कोइंसाइड करते हो। कोइंसाइड मतलब एक ही वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर हो, ठीक है, या कोइंसाइड करते हो, ठीक है, तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उनका मूल बिंदु एक ही हो, यानी ओरिजिन उनका जरूरी नहीं एक ही हो, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, तब भी वो वेक्टर क्या बोला जाएगा? इक्वल बोला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक, दो सदिश समांतर हो या संपाती हो और परिमाण में भी बराबर हो किंतु अभिदिशा भिन्न हो तो वे सदिश बराबर नहीं होंगे। यानी इनकी अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन, इसकी इधर की तरफ डायरेक्शन है और इसकी वेक्टर की इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो दोनों वेक्टर को हम इक्वल नहीं बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ए बी वेक्टर समान सदिश हो तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बोलते हैं। समदिश सदिश, ठीक है, जिनकी दिशा समान हो उसको समदिश बोलते हैं। ऋण सदिश यानी वेक्टर को नेगेटिव यानी डायरेक्शन उल्टी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। ठीक, माइनस लगा देते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं। अब हम थोड़ा पोजीशन वेक्टर है इसका है, तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर वो है, अगर कोई पॉइंट बी है, इसकी ओ के रिस्पेक्ट में अगर हम वैल्यू निकाल दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यदि मूल बिंदु ओ के सापेक्ष किसी बिंदु पी की स्थिति सदिश ओपी से प्रकट किया जाता है तो ओपी को ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल सम रूल या सदिश त्रिभुज नियम भी बोलते हैं। यदि ए बी के स्थित सदिश क्रमशः ए और बी हो तो ए बी बराबर बी माइनस ए से डिफाइन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट से रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में हम इसी तरीके से आपको बता रहे हैं बेसिक सी चीज़ें। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे डिटेल में भी क्लासेस आने वाली हैं जो एनडीए 2 2024 के लिए आपके लिए यूजफुल रहने वाली हैं। तो दिक को जाएं यानी डायरेक्शन कोसाइंस को क्या डिफाइन करते हैं? अगर कोई वेक्टर है जिसका हमने क्या निकाला है? मॉड्यूलस निकाल लिया है ओपी, और मॉड्यूलस से हम डिवाइड करते जाएं सारी वैल्यूज को तो हमें दिक को जाएं मिल जाती हैं। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? A1 अपॉन मॉड ए। ठीक है, इस तरीके से ए ही डिफाइन कर रहे हैं, ओपी को हम मॉड ए बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ए वेक्टर या मॉड ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सारी वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। कॉस बीटा बराबर क्या होता है? A2 अपॉन मॉड ओपी वेक्टर। मॉड ओपी वेक्टर मतलब इसका मॉड्यूलस निकालना है बेसिकली। दिक कोज्याओं में संबंध क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमेशा किसके होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास सदिश योग का नियम। सदिश योग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी आपको पीछे भी बताया था, यहाँ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो?
फॉर एग्जाम्पल ए बी वैक्टर निकालना हो तो आप कैसे निकाल पाएंगे? ए बी वैक्टर निकालने के लिए आपको सदिश योग का नियम आना चाहिए। तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर बराबर, अब क्योंकि बीच वाले टर्म ये वाले आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, लास्ट वाले टर्म बचते हैं, तो ओ बी वैक्टर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ से अगर ए बी वैक्टर आपको निकालना है तो ए बी वैक्टर कैसे निकाल पाएंगे? ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं। अब योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ये बेसिकली ए प्लस बी वैक्टर बराबर बी प्लस ए वैक्टर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? योग का क्रम विनिमय नियम, या इसी को हम समांतर चतुर्भुज नियम भी बोलते हैं। सदिश का अदिश से गुणा करने पर अगर कोई स्केल वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है a प्लस बी और हमारे पास स्केलर वैल्यू m है। अगर m से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। दो बिंदु ये दे रखे हैं आपको, को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया। तो दोनों में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? OP और OQ निकाल लेते हैं। ठीक, OP और OQ निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं? देखिए OP हमने निकाला है और OQ निकाला है यहाँ पे, देखिए। ठीक, और उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों को इस तरीके से निकालते हैं, OP माइनस OQ करके निकालते हैं PQ की वैल्यू। PQ की वैल्यू कैसे निकालते हैं? OP माइनस OQ करके निकालते हैं। क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन बिंदु का सदिश। अब विभाजन बिंदु क्या है? बेसिकली ये कोई बिंदु P है, उसके विभाजन बिंदु का सदिश कैसे निकालते हैं? M यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, MOB प्लस NAB। ये जो रेशियो है, M और N क्या है? बेसिकली रेशियो है, N रेशियो M। ठीक, तो N रेशियो N में हमने क्या लिखा है? M रेशियो N भी लिखा है। यहाँ पे देखिए M रेशियो N लिखा है क्योंकि A से B की ओर है। वेक्टर की डायरेक्शन किस ओर है? यहाँ पे एरो लगा दीजिए, वेक्टर की डायरेक्शन A से B की ओर है। तो हमने क्या लिखा है? रेशियो को M रेशियो N लिखा है। अब इसका फॉर्मूला OP इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है? MOB प्लस NOA वैक्टर अपॉन M प्लस N। और OP वैक्टर बराबर यहाँ पे OB वैक्टर कितना दे रखा है? OB वैक्टर आपके पास है B वैक्टर और OA वैक्टर कितना है? A वैक्टर। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आया? OP इज इक्वल टू MB वैक्टर प्लस NA वैक्टर अपॉन M प्लस N। ठीक, अगर P जो है वो B का मध्य बिंदु है, ये जो P लिखा हुआ है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक, अगर AB का मध्य बिंदु है तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये यहाँ पे जुड़ के 2 हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू कॉमन लेके हम इनको कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो OP इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ A वैक्टर प्लस B वैक्टर। अब यहाँ पे एक थ्योरम प्रमेय है, यदि A और B दो असमरेख सदिश हों और x y ऐसे सदिश हों कि x A वैक्टर प्लस y B वैक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो x या तो x 0 होगा और या फिर y 0 होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। दो सदिशों का अदिश से गुणन। ठीक, दो सदिश या अदिश का गुणन, जैसे A डॉट B, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो AB कॉस थीटा आ जाता है। ठीक, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको प्रॉपर्टीज को लिखना इंपॉर्टेंट है। यदि दो सदिश परस्पर लंब हों तब क्या होता है? इनसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में बनता है। यदि दो सदिश परस्पर लंब होंगे तब A डॉट B बराबर हमेशा किसका होगा? कितना होगा? 0 होगा। परस्पर लंब होने पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू बेसिकली 0 होती है। इसलिए अगर डॉट प्रोडक्ट में एंगल 90 डिग्री है तो वैल्यू 0, यानी लंब है, परपेंडिकुलर है तो वैल्यू 0 होती है। दो समांतर सदिश, दो सदिश कैसे हैं? समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और A डॉट B बराबर किसके इक्वल हो जाता है? AB के इक्वल हो जाता है। यदि दो सदिशों की दिशा विपरीत है तो साइन किसका आ जाता है? माइनस का। अब विपरीत है इसका मतलब समांतर ही तो है, यानी 180 डिग्री है इनके बीच में एंगल, और एंगल 180 डिग्री है तो वैल्यू cos 180 की कितनी होती है? -1 होती है, और -1 वैल्यू यहाँ पे माइनस साइन देती है। इतना क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। यदि A वेक्टर तथा V वेक्टर एक एकक सदिश हों, कैसे हों? यूनिट वेक्टर हों, एकक सदिश हों, तो यहाँ पे A वेक्टर V वेक्टर बराबर कितना होता है? cos phi। अब क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ A और मॉड्यूलस ऑफ B दोनों ही किसके इक्वल हैं? 1 के इक्वल हैं, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, तो सीधे हम क्या लिखते हैं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर cos थीटा। सिंपल। अगर पूछा जाए दो सदिशों के बीच कोण की बात करी जाए तो बेसिकली फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? A वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आती है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन AB से निकाली जाती है, या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू A कैप डॉट B कैप। अगर यहाँ पे A वेक्टर अपॉन A लिखेंगे और डॉट B वेक्टर अपॉन B लिखेंगे तो क्या ये जो वैल्यू अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। और यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? A कैप और
बी कैप से। तो अगर ये भी लिखा दिख जाए तब भी आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूला ये भी एक्यूरेट यानी सही है। दो सदिशों का सदिश गुणन, यानी सदिश गुणन करते हैं तब हमें क्या मिलता है। सदिश गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 मिलती है। साइक्लिक प्रोसेस चलती है, आई इस तरीके से आई जे और के, ऐसे आई और जे का मल्टीप्लाई करने से हमेशा के मिलेगा, आई और जे का मल्टीप्लाई करने से के मिलेगा, के और आई का मल्टीप्लाई करने से जे मिलेगा, के और आई का मल्टीप्लाई करने से जे मिलेगा, और इसी तरीके से जे और के का मल्टीप्लाई करने से आई मिलेगा, जे और के का मल्टीप्लाई करने से आई मिलेगा। अगर हम उल्टी प्रोसेस करेंगे, इसी में हम अगर उल्टे तरफ चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पे हमें नेगेटिव साइन भी मिलता है। आई और के का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, आई और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे, आई और के का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्या मिल गया हमें, जे। अगर के और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आई, के और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आई मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जे और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव के मिल जाएगा, जे और आई का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव के मिल जाएगा, इस तरीके से। तो इसका बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, बेसिकली अगर दो सदिशों का सदिश गुणन करना है तो ए क्रॉस बी बराबर हम क्या करते हैं, सीधा सा ए आई कैप प्लस ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, इस तरीके से करते हैं। तो इनको हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे आई जे और के लिख लेते हैं, और उसके बाद a1 a2 a3 b1 b2 b3 रख के दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, i और j और k के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो ये हमारे पास क्रॉस वैल्यू आ जाती है, जो भी एक वेक्टर के फॉर्म में ही आएगी। किस फॉर्म में आएगी, एक वेक्टर के फॉर्म में आएगी। दो बिंदु a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात या डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो cos अल्फा बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 अपॉन पी क्यू, b2 माइनस बी वन अपॉन पी क्यू, और c2 माइनस c1 अपॉन पी क्यू। अब बेसिकली पी क्यू क्या है, पी क्यू इज नथिंग बट इन दोनों का क्या है, एक तरीके से मॉड्यूलस ही है। दोनों मतलब दो रेशियोज दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है। बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर। यही तो बीच की दूरी का फॉर्मूला है, d हमने पढ़ा है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश से के समांतर रेखा का समीकरण r बराबर a वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर होता है। दो रेखाओं के बीच कोण हमेशा क्या होता है, cos अल्फा। अभी हम लोगों ने पिछले ही डिस्कस किया है, cos अल्फा बराबर क्या होता है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। रेखाओं के समीकरण है जो भी हमने अभी पीछे ही पढ़ा है। अब यहाँ पे दे रखा है cos अल्फा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, दोनों रूट के अंदर हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब दो रेखाएं हो, क्या हो, दो रेखाएं दे रखी हो, तब फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसको रिवाइज कर देता हूँ, साफ आप देख पाए, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको दो रेखाएं दे रखी हों, a1 a2 b1 b2 c1 c2 रेखाओं के दिक अनुपात हैं, ठीक। दो सरल रेखाओं के मध्य की दूरी, दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है, पी क्यू, जो न्यूनतम दूरी है वो हमेशा कैसे डिफाइन होती है, r2 माइनस r1 वेक्टर डॉट a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, a क्रॉस b निकालना होगा, फिर r2 माइनस r1 निकालना होगा, और जो क्रॉस निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकाल के डिवाइड करना होगा। एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण हमेशा साइन थीटा से डिफाइन होता है, b वेक्टर एन वेक्टर, ये जो एन वेक्टर है वो क्या है, कोई प्लेन है, एन वेक्टर क्या है, कोई प्लेन है, और बी क्या है, एक कोई बी वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है, एक रेखा है, बी एक रेखा है, और एन क्या है, एक समतल है। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर से डिफाइन होता है। अब यहाँ पे आई जे के लांबिक सदिश हों, ठीक, लांबिक सदिश होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई जे जे। अब ये चीज़ें हम सभी पहले ही बता चुके हैं, आई जे और के का मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलता है जब लांबिक सदिश होते हैं, तो आई जे के का मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, और बाकी अदर में जैसे आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करो, जे का के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। ये कैसे होता है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, जे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और बाकी रिमेनिंग सभी क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में चलते हैं, वो हमने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्या है, किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बेसिकली त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला दे रखा है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 A1 क्रॉस B1। अब इनका हमें क्या करना होता है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट, कैसा करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पे I J के लिखते हैं, A1 A2 और A3 लिखते हैं, B1 B2 और B3 लिखते हैं, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण A और B हों, इस तरीके से कोई चतुर्भुज है और इसके विकर्ण दे रखे हैं A और B, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर, तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है, 1/2 A क्रॉस B। अब यहाँ पे 1/2 हटा लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला किसका है, हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, A क्रॉस V का मॉड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं, ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या है, A क्रॉस B। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उसके विकर्ण दे रखे हो, जब विकर्ण दे रखे हो तब 1/2 लाना है, लेकिन जब भुजाएं दे रखी हो, भुजाएं क्या दे रखी हैं, A1 और B, A और B दे रखी हैं, जब भुजाएं दे रखी हो तब A क्रॉस B होगा, और जब विकर्ण दे रखे हो तब 1/2 B साथ में आता है। ठीक है, चलिए अब फोर्स यानी बल का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, FD cos थीटा होता है। ठीक, तो FD cos थीटा को F डॉट DB लिखते हैं, और मॉडुलस में लिखते हैं तो FD cos थीटा लिखते हैं। बल का आघूर्ण, ये जो होता है आघूर्ण टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी होती है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म से हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, R वेक्टर डॉट F वेक्टर, या मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन थीटा, साथ में क्या आता है, n कैप आता है। यहाँ पे n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। दो बिंदु A1 या दो बिंदु A वेक्टर तथा B वेक्टर से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस n B वेक्टर माइनस A वेक्टर। n यहाँ पे क्या है, n कोई यूनिट वेक्टर है। एक बिंदु से जाने वाली तथा दो असमान सदिशों के समांतर समतल का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली तथा दो असमान सदिशों के समांतर समतल का सदिश जो होता है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस T B वेक्टर प्लस S C वेक्टर, जहाँ T और S क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तीन बिंदु से जाने वाली समतल का समीकरण क्या होता है, ये बेसिकली फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस T ब्रैकेट में B माइनस A प्लस S ब्रैकेट में C माइनस A। बेसिकली ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हायर कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, बट आपके लिए जो भी ऊपर तक के फॉर्मूले हैं, यहाँ तक के फॉर्मूले हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मगर आप अगर इनको भी देख लेते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली यानी क्लास 4 में, और आई विल ट्राई कि आपको कल ही क्लास मिल जाए। बट अगर किसी भी रीज़न की वजह से कल क्लास नहीं मिलती है तो परसों डेफिनेटली 3 बजे तक आपको क्लास मिल जाएगी। यानी आपको मैं 15 तारीख या उससे भी पहले, आज 9 तारीख है, 11 और 2 13 या 14 तारीख तक सारी क्लास, यानी जो भी 5 बची हैं, 5 क्लासें हैं, तो पाँचों क्लासें मैं आपको ऑलमोस्ट 14 तारीख तक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम लेके आएंगे कुछ आपकी प्रैक्टिस क्लासेस, क्या लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्लासेस लेके आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके आप पहले पिछली वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके तभी यहाँ से जाइए। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आई होप इतना काम तो आप करेंगे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको जब अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।